नमस्कार दोस्तों, साहित्य दूरदर्शन के साहित्य सर्जन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम विश्व कविता दिवस पर केंद्रित कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ दो अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राज्य पुलिस सेवा में कार्यरत पल्लवी त्रिवेदी जी, जो काव्य रचना करती हैं, गद्य लिखती हैं, पद्य लिखती हैं, साथ में फोटोग्राफी का शौक रखती हैं और इन दिनों वो लव नोट्स के कारण काफ़ी चर्चाओं में हैं। उन्हीं के साथ मौजूद हैं साहित्यकार, उपन्यासकार और बेबाक लिखने वाले इस दौर के साहित्यकारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है पंकज सुबीर जी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया। कार्यक्रम की शुरुआत हम क्योंकि आज हम कविताओं की बात करने जा रहे हैं, तो भारत में कविताओं का, दुनिया में कविताओं का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। साहित्य की शुरुआत कविताओं, गीत से, छंद से हुई है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कहानियाँ, उपन्यास का ज़्यादा दौर, बड़ा दौर है, ज़्यादा लिख रहे हैं साहित्यकार, पढ़ा भी ज़्यादा जा रहा है। आप लोगों ने भी शुरुआत कविताएं लिखी, गीत गाए, और अब आप कहानियाँ लिख रहे हैं और किस्से सुना रहे हैं। तो अधिकांश जो साहित्यकार हैं वो इस ओर मुड़ जाते हैं, गद्य की ओर मुड़ जाते हैं। तो इसका क्या कारण है कि आप लोग? देखिए, जो आपने कहा कि एक जहाँ से हम इतिहास देखते हैं तो दुनिया के सारे प्राचीन ग्रंथ से लेकर जहाँ जहाँ जो भी इतिहास मिलता है वो सब कविता में लिखा गया है। चाहे दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों को देखें तो वो कविता में लिखा गया है। और ये कहा भी जाता है कि जब भी कोई लेखक होता है, जब भी कोई लेखक होने की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले कविता उसको आकर्षित करती है और वो सबसे पहले कविता ही लिखता है। दुनिया के सारे बड़े लेखकों ने पहले कविता ही लिखी है। गद्य की ओर आकर्षित होने का ऐसा, मैंने भी कोई कविताएं लिखना भी छोड़ी नहीं है, लेकिन गद्य भी लुभाता है, गद्य भी आकर्षित करता है, क्योंकि गद्य का एक बड़ा फलक खुलता है सामने जहाँ उपन्यास आता है। क्योंकि अब महाकाव्य नहीं लिखे जा सकते। अब अगर आपको बड़े फलक पर जाकर रचनाएं करनी है तो मुझे लगता है कि आपको फिर उपन्यास की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो वो कविता से विमुख होकर नहीं बढ़ते हैं कि कविता से हमारा कोई मोह भंग हो गया इसलिए जा रहे हैं, लेकिन वही बात है कि अब खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य लिखने का समय नहीं बचा है। तो जब आप बड़ी कहानी लिखनी होती है तो आप उपन्यास में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कारण होता है। वो मुझे लगता है पल्लवी जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी। नहीं, मुझे भी जो पंकज जी बोल रहे हैं वही बात है। कविता से शुरुआत की, यह सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। मैंने जो शुरुआत की थी वो कविता से भी पहले मैंने व्यंग से शुरुआत की थी। उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग के दौर में कविताएं लिखना शुरू किया, फेसबुक पे लिखी, फिर एक कविता संग्रह आया। लेकिन साथ साथ में व्यंग लेखन या फिर यात्रा वृत्तांत लिखना, छोटी कहानियाँ लिखना, मैंने ऐसे मुकम्मल बड़ी कहानियाँ और उपन्यास की तरफ तो मैं नहीं गई हूँ, लेकिन कविताएं मेरी साथ साथ में चल रही हैं। कविताओं को मैंने एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं किया है। जी, तो आपकी काव्य की यात्रा लगातार जारी रहे। दूसरा सवाल मेरा पंकज जी से है कि जब अभी आपने शिवना प्रकाशन के सम्मान समारोह की घोषणा की, उसमें आपने एक कथेतर विधा के लेखक को सम्मान दिया है। इससे पहले आप रेखा चित्र पर काम कर चुके हैं। काव्य पर आप ऐसी कोई विधा जो विलुप्त हो रही हो उस पर काम कर रहे हो या योजना हो? साथ में मैं इसके साथ एक सवाल और जोड़ देता हूँ। आपने खुद ही ने अभी कहा कि प्रबंध काव्य पर लिखा नहीं जा रहा है, प्रबंध लघु काव्य पर आपने अभी ये जोखिम उठाया है, तो इसको लेकर भी मैं आपसे जवाब चाहूँगा। असल में बहुत सारी विधाएं अपने आप लुप्त नहीं होती हैं। एक असल में कला की सारी विधाएं जब उनके गुणग्राहक कम होने लग जाते हैं तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम लेखक तो नहीं पैदा कर सकते ना, हमें पाठक पैदा करने होंगे, हमें पाठक बनाने होंगे, पाठक गढ़ने होंगे कि हम पाठकों को उन विधाओं की तरफ आकर्षित करें। जैसे हम देखते हैं कि हमारी छंद वाली कविताएं बहुत पीछे हो गईं, जबकि गज़ल, उर्दू में गज़ल अभी भी उतनी ही लोकप्रिय है। वो उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ रही है। तो क्या कारण है? क्योंकि वहाँ सुनने वाले हैं, यहाँ पढ़ने वाले नहीं हैं। ये एक और फिर हिंदी में जो दोनों तरह का द्वंद्व है वो अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि छंद वाली कविताएं या जो उस दौर की जो कविताएं हैं उनका समय चला गया है, उनके पाठक नहीं बचे हैं। मुझे लगता है कि हम उतना अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं शायद कि वो पाठक उसे पसंद कर पाए छंद वाली कविताओं में। मैं विशेषकर छंद की बात कर रहा हूँ, ये छंद मुक्त की बात नहीं है।
तो वहाँ लोगों ने तुलसी को पढ़ा है, कबीर को पढ़ा है और उन सब को पढ़ा है, तो उसका जो आपसे उम्मीद है वो बहुत ऊंची है। हमारे लिए दिक्कत ये है कि हमारे जो पुरखे हैं उन्होंने बहुत ऊंचा मापदंड सेट कर गए हैं, अब वहाँ तक पहुँचना ज़रा मुश्किल है। ये मैंने जो एक किताब लिखी है देहगाथा, ये वही लघु प्रबंध काव्य, लघु खंड काव्य जैसा ही है, जिसको मैंने चौपाई छंद में लिखा है। तो खतरा तो है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ठीक लिखोगे तो पढ़वा भी ले जाओगे लोगों से। पल्लवी जी से पूछना चाहूँगा कि जैसे आप लगातार कविताएं लिख रही हैं, आपने कहा, तो पंकज जी ने अभी जिक्र किया कि छंद मुक्त और छंद वाली जो कविताएं हैं उनके बीच में एक द्वंद्व सा खड़ा हो गया है। और एक चीज और देखने में आती है, वो क्या कारण है वो आप ही स्पष्ट कीजिए, कि पहले जो कविताएं कही जाती थी, छंद कहे जाते थे, वो लोगों को याद हो जाते थे। आज भी रामायण की चौपाइयाँ लोगों को याद है, या कबीर के दोहे याद है। आज जो कविताएं कही जा रही हैं उनको सुना जा रहा है, अच्छा लग रहा है, पर वो याद नहीं रह रही। आज का वक्त बहुत बदल गया है। उस वक्त मुझे लगता है कि जब हम तुलसीदास जी को पढ़ते थे या फिर कबीर को पढ़ते थे, तो उस वक्त में इतने कवि नहीं थे जितने आज हैं। ना उस समय फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था। इस समय तो सुनामी आई हुई है, आप कितनी पढ़ोगे, कितनी याद रखोगे उसमें से। और उसके बाद आजकल की जो लाइफ है बहुत फास्ट पेस लाइफ है, पहले बहुत स्लो लाइफ थी। आपने मतलब मैं तो मेरे बचपन का बता रही हूँ कि वहाँ पर नाना जी बिठा के रामायण पढ़ाया करते थे, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और अब मुझे नहीं लगता कि लोगों के पास, एक्चुअली लोग मल्टीटास्किंग वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके पास हैं, तो इसलिए किसी कविता को पढ़ना और उसको याद रखना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है फिर भी जो लगातार कविताएं पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, उनमें वे फिर भी कुछ कविताएं, गज़लें तो याद रहती हैं, गज़लें तो याद रखते हैं। तो टेक्निकल तकनीक पे बात आ गई है, क्योंकि अभी पल्लवी जी ने जिक्र किया कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के टाइम पे हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए एआई की तरफ जाने वाले हैं। इसके खतरे को आप किस तरह देखते हैं, या ये सुविधा होगी? नहीं, ये तो खतरा ही है, ये सुविधा नहीं है। और मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका बड़ा इस समय धूम मच रही है, मुझे लगता है कि वो कलाओं में उसका प्रभाव बहुत बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो वही बात है कि आप एक कच्चा माल तैयार करके उसको देते हैं और उसके बाद वो तैयार करके आपको सामग्री देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वही काम है कि आप उसको डाटा दे दोगे, उसके अगेंस्ट में आपको वो फीड दे देगा। तो लेकिन यहाँ तो एक कविता, अगर विशेषकर मैं कविता की बात कर रहा हूँ, कि कविता में तो संवेदना की ज़रूरत है, कविता में भावों की ज़रूरत है, कविता में एक रिदम होती है। वो भले वो छंद मुक्त कविता है या छंदबद्ध कविता है, वो रिदम पर चलती है, बिना रिदम की कोई कविता नहीं होती। ये वो कविता नहीं है कि आपने एक गद्य लिखा, उसमें एंटर मार मार के उसकी कविता बना दी। ये वो कविता नहीं है जिसकी अभी पल्लवी जी ने जिक्र किया कि जो सुनामी आई हुई है वो एंटर कविताओं की है, उन पर हम बात करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुझे लगता है कि कला की किसी भी विधा को कोई खतरा नहीं। मैं तो चित्रकारी में भी सबसे ज़्यादा खतरा लोग चित्रकारी पर बता रहे हैं कि पेंटिंग पर सबसे ज़्यादा खतरा है एआई का, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं। एक चित्रकार जिस संवेदना से चित्र को बनाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास सब कुछ हो लेकिन उसके पास संवेदना नहीं है। और कविता के लिए सबसे ज़रूरी, पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो संवेदना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ ले आएगा, संवेदना नहीं ला पाएगा। तो हम सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं जो सवाल सोच रहा था, उनके जब आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो कुछ नए सवाल जन्म ले रहे हैं। जैसे मैंने परिचय में दर्शकों को बताया कि आप राज्य पुलिस सेवा से हैं जी। राज्य पुलिस सेवा मतलब पुलिस का जो चेहरा आम जन के सामने, हमारे सामने, वो बहुत ज़्यादा केस और जो भी मुद्दे रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर और बहुत सारी चीज़ों में उलझा रहता है। इस व्यस्तता के बीच संवेदना और भाव के साथ कविता लिखना, और साथ में जैसे जो अभी पंकज जी ने जिक्र किया कि चित्रकारी, आपका शौक फोटोग्राफी भी है, तो वो फ़ोटो तलाश लेना कितना मुश्किल होता है, या आप सहज ही कर लेती हैं सब? मैं सहज ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि चाहे अति व्यस्त इंसान हो या कम व्यस्त हो, एक चीज़ सबको बराबर मिली है, वो दिन के 24 घंटे, ठीक है ना। ना किसी के पास ज़्यादा है, ना किसी के पास कम है। तो आप काम करते हुए अपनी शौक, अपनी हॉबीज़ के लिए कैसे वक्त निकालते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर निकाल लेंगे,
और नहीं चाहेंगे तो आप वक्त का रोना रोते रहेंगे। तो इसलिए मैं तो चाहती हूँ, इसलिए मैं वक्त निकाल लेती हूँ। और आपको आश्चर्य होगा, मेरी कई कविताएं ऐसे भी हुई हैं कि मैं कहीं लंबे टूर में या गाड़ी में जा रही हूँ और मैं बैठ के रास्ते में कविताएं लिख रही हूँ। और कैमरा भी साथ ही रहता है। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो दोनों जाती हैं। चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। बात विश्व कविता दिवस, राष्ट्रीय कविता दिवस हम मना रहे हैं, और बिना कविता सुने अगर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं तो थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मैं चाहूँगा कि आप अपने तुम जहाँ भी हो काव्य संग्रह, जो बड़ा चर्चाओं में रहा था, उससे एक कविता दर्शकों को सुनाएं। चलिए, जो खुल गई वही सुना देती हूँ। इस कविता का शीर्षक है अगर कभी आओ लौट कर। क्या बात है। दीवारें भुरभुरी हो चुकी होंगी शायद, खिड़कियों के हाथ बूढ़े हो चुके होंगे, छत के कमज़ोर कांधे ढो रहे होंगे स्मृतियों का बोझ। मैं कोशिश करूंगी कि रुकूं तुम्हारे आने तक, क्या बात। पर ना ठहर पाऊं शायद। अकेले मकान से जल्दी जर्जर अकेला आदमी होता है, क्या बात है। मगर आकाश के अनंत वितान पर उम्मीदें चमकती हैं। पेड़ों पर बुलबुल गाती है गीत प्रतीक्षा का। जाने वाला एक बार वापस लौटता है छोड़ी गई जगह पर, क्या बात है। किसी नामालूम वजह से। कहीं घर हमें भूल तो न गया? अब भी किवाड़ों की आंखों में प्रतीक्षा का काजल है या नहीं? कहीं हम भी तो छोड़ नहीं दिए गए? खुद को प्रेमी की स्मृति में हमेशा दर्ज रखने की चाह एक निर्दोष चाह है, प्रेमी को विस्मृत कर देने के दोष के बावजूद। क्या बात है। क्या बात है। जीवन की सांझ में स्मृतियां भूखी बाघिन सी झपटती हैं, लिए फिरती हैं मुंह में दबोच कर अतीत के अरण्य में। तुम अगर आओ लौटकर तो बैठना थोड़ी देर दीवारों से टिककर। तुम अगर आओ लौटकर तो बैठना थोड़ी देर दीवारों से टिककर। बगीचे में लगे गुलमोहर के नीचे बेंच पर एक टुकड़ा शाम का बिताना। तुलसी पर दिया लगा देना, पंछियों को दाना डालना। मैं शायद ना मिलूं, मैं शायद ना मिलूं, पर तुम घर के लिए सब करना। क्या बात है। क्योंकि अकेला घर नहीं मरता आसानी से अकेले आदमी की तरह। खंडहरों में अधूरे इंतज़ार भटकते हैं हवा की रुलाई बनकर। तुम लौटना प्रिय, ज़रूर लौटना, दो प्रतीक्षाओं को मोक्ष देने के लिए। क्या बात। तुम लौटना प्रिय, ज़रूर लौटना, दो प्रतीक्षाओं को मोक्ष क्या देने बात के है। लिए। क्या बात है। शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कविता। मैं शायद अतीत में कहीं खो गया। कुछ खंडरनुमा घर मुझे याद आ गए जी। अभी। मैं पंकज जी से चाहूँगा कि वैसे तो जहाँ मैंने ये कविता सुनी वहाँ से शुरुआत तो मुझे आपकी पसंदीदा गज़ल से याद आती है मुझे, अभी तुम इश्क में हो, क्योंकि यहाँ से ये इश्क का ही इंतज़ार है, प्रेम का ही प्रेम इंतज़ार का है। इंतजार। तो लेकिन जो भी आप कविता सुनाना चाहें दर्शकों जी को जरूर सुनाएं। जी जी। छंद मुक्त कविताएं मैंने अपनी कभी भी सार्वजनिक नहीं की, मेरी बड़ी छुपा कर रखता हूँ। लेकिन एक कविता है मेरी, निर्वासन। मुझे भी निर्वासित घोषित कर दिया गया था, साथ ही चुका हुआ भी। मुझे भी निर्वासित घोषित कर दिया गया था, साथ ही चुका हुआ भी। आरोप था कि मेरी रीढ़ की हड्डी विद्रोह की भावना रखती है। आरोप था कि मेरी रीढ़ की हड्डी विद्रोह की भावना रखती है, साथ ही उसका खुले तौर पर प्रदर्शन भी करती है। वाह। और इसीलिए मैं नहीं ले पाता हूँ धूल क्या महान चरणों की। वाह वाह, क्या बात। और इसीलिए मैं नहीं ले पाता हूँ धूल महान चरणों की। लेकिन मैं जानता हूँ कि वास्तव में ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वस्तुतः मैं कई बार झुका भी था, लेकिन मैं अभी आधा ही झुका था कि अचानक मुझे नज़र आ गया उन महान चरणों की अंगूठों के सिरे पर महान होने का दर्प। क्या बात है। उन महान चरणों के अंगूठों के सिरों पर महान होने का दर्प। मैं झुकते झुकते फिर सीधा हो गया और लौट आया। यकीन मानिए, रीढ़ की हड्डी का कोई दोष नहीं था। जो भी हो, फिलहाल मैं निर्वासित हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि दोष किसका था, मेरा, मेरी नज़र का, या मेरी रीढ़ की हड्डी का। बहुत क्या बढ़िया, बात है, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर कविता। छंद मुक्त और छंद के द्वंद्व के बीच आपने छंद मुक्ति एक बहुत अच्छी कविता पेश की है।
शायद इंटर कविताओं से कुछ अलग है जी। क्योंकि इंटर कविताएं तो परेशान कर देती है पाठकों को। छंद मुक्त और हम अपने देश की कविताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अभी फिलहाल जो कविताएं हैं, गीत है, गज़लें कही जा रही है, बहुत अच्छे युवा भी काम कर रहे हैं, पुरानी पीढ़ी साथ में काम कर रही है। इस दौर में आप भारतीय साहित्य को, खासकर कविताओं को, विश्व स्तर पे कहाँ देखते हैं? मुझे लगता है अभी हम बहुत पीछे हैं, सब तरह से बहुत पीछे हैं। उसका मुझे एक बड़ा कारण ये लगता है कि हम अपनी दृष्टि वैश्विक नहीं बना पा रहे हैं। दिक्कत ये आ रही है हमारी। ये साहित्य की सारी विधाओं में ये समस्या है, जो हम बार बार कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद से अभी तक हमको नोबेल नहीं मिला। तो हम ये बात तो खूब करते हैं, लेकिन हम वैश्विक दृष्टि को कैसे प्राप्त करें? हमारी कविताओं में हमारी गलियां, हमारे मोहल्ले, हमारे शहर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा देश होता है। लेकिन अगर आपको वैश्विक स्तर पर जाना होगा तो आपकी कविताओं में विश्व होना चाहिए। आपकी कविताओं में जो चिंता हों, जो सरोकार हों, वो सारे विश्व के हों, तो तब हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भारतीय साहित्य को, विशेषकर हिंदी भाषा के साहित्य को, मैं देखता हूँ कि भारत की बहुत सारी दूसरी भाषाएं वैश्विक दृष्टि पा चुकी हैं। इसके लिए शायद हो सकता है कि उनका लेखन हमसे ज़्यादा पुराना है। जैसे हम बंगला की बात करें या दक्षिण की कुछ भाषाओं की बात करें, वहाँ के कवि आज भी ऐसी कविताएं लिख रहे हैं जो विश्व स्तर की कविताएं हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हमें अपने सरोकारों को फिर से तय करना होगा कि हम किन विषयों पर कविता लिखेंगे। हमारे यहाँ पर क्या हो गया है कि वैश्विक कविता का मतलब ये है कि आपने जो युद्ध चल रहे हैं उन पर कविता लिख दी, तो उसको आप सोचते हैं कि आपने वैश्विक कविता लिख दी। आपने विश्व का कोई एक घटना को उठा लिया, उस पर कविता लिख दी, तो आपने वैश्विक कविता लिख दी। यही तो हमारा सबसे बड़ा परेशानी का कारण है। हमें वैश्विक चिंतन पैदा करना पड़ेगा, और उसमें हम बहुत पीछे हैं अभी, और उसमें अभी समय भी बहुत लगेगा। क्योंकि मुझे लगता है आप पल्लवी जी से भी इसका उत्तर लीजिएगा, क्योंकि वो जो वैश्विक चिंतन तैयार करने का काम है उसको आलोचना करती है, और हमारे यहाँ आलोचना जो है, हिंदी, विशेषकर हिंदी में जो आलोचना है, वो आलोचना अभी तो अपना ही मार्ग तय नहीं कर पा रही, तो वो साहित्यकारों को क्या मार्ग दिखाएगी। और दुनिया भर में आलोचक बहुत इतने अच्छे हुए हैं कि मैं एक नोबेल पुरस्कार विजेता के उपन्यास का पढ़ रहा था कि एक आलोचक ने उसके 800 पेजों में से 200 पेज कर दिए थे, और उस पर उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। तो हमारे यहाँ कौन सा आलोचक ऐसा है जो हमारी रचनाओं पे इस तरह से कर पाए? और मुझे लगता है पल्लवी जी से भी ये ज़रूर पूछना चाहिए कि विश्व कविता में भारत की कविता कहाँ खड़ी है। और साथ में आप इसमें महिलाओं का भी जिक्र करें। हाँ। कि महिला कवित्री कहाँ है? जो अभी पंकज जी ने बोला वो बिल्कुल सही बात है कि हमको हमारा फलक बढ़ाना पड़ेगा, और जो मुझे लगता है एक नई दृष्टि अभी हम जो देखते हैं हम उसको कविता में उतारते हैं, राइट? तो अगर मुझे लगता है कि अगर हम एक कविता लिखें तो उसके लिए हमको कम से कम 100 कविताएं पढ़नी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जिनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है, अगर हम नोबेल की बात करें, तो आप उनको ये देखें कि उनके पढ़े की तुलना में उनका लिखा कितना सा था। अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो वैश्विक कविता तब बन पाएगी, या वैश्विक गद्य या कुछ भी, कोई भी विधा में आप लिख रहे हैं, तो अब जब आप ये जानेंगे कि ये वैश्विक कविता का अर्थ ये नहीं है कि वाकई में कि कोई वैश्विक मुद्दा चल रहा है, हमने ग्लोबलाइजेशन पे कविता लिख दी, या फिर हमने किसी युद्ध पे लिख दी, या यूक्रेन पे हमने कविता लिख दी, तो वो वैश्विक कविता है। वैश्विक कविता का अर्थ है, या वैश्विक साहित्य का अर्थ है कि दुनिया का कोई भी हिस्से में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति उससे रिलेट करे, वो है, उतना बड़ा फलक हो कविता का या उसका। तो एक्चुअली हम कम पढ़ रहे हैं, और हम भारत के अलावा दूसरे देशों में क्या लिखा जा रहा है हम उसको भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम अपनी दृष्टि को नहीं बढ़ाएंगे तो हम जितना देखेंगे हम उतना ही लिखेंगे। तो इसलिए यह एक कारण है मुझे जो समझ में आता है। दूसरा, आप देख रहे हैं, फिर भी मैं आश्वस्त हूँ कि आजकल काफ़ी लिखा जा रहा है और नए नए विषयों पे लिखा जा रहा है जो पहले नहीं लिखा जा रहा था। दूसरी चीज़ आपने पूछी स्त्री कविता, तो मैं स्त्री कविता को बहुत अच्छी स्थिति में देखती हूँ, क्योंकि पुरुषवादी समाज है, ऐसे में एक स्त्री अपना लेखन को अपनी चार दीवारी से, जहाँ वो खुद थी, उससे बाहर निकल के लेखन को भी ले जा रही है। अब उसके मुद्दे वो नहीं रहे
कि आप पहले जो आप सिर्फ घर में देख रहे हैं तो एक स्त्री एक है और उसी तरह की एक भाषा उसकी कि वो क्या देख रही है, घर में खाना बना रही है या बेचारी सी है। अब उससे निकल के हिंदी की स्त्री कविता बहुत आगे पहुंच रही है। वो दलित विमर्श कर रही है, वो आदिवासियों के ऊपर लिख रही है, वो शहरी जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं, नेचर के बारे में लिख रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे अब स्त्री कविता अछूती हो। और ये मुझे लगता है भाषा के स्तर पर, कथ्य के स्तर पर, भावों के स्तर पे बहुत सुंदर कविताएं लिखी जा रही हैं अभी। आपने दो बातें अभी कही, उनमें से मुझे कुछ ध्यान आया कि सरोकार और से जुड़ी रचना है। तो मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन भारतीय पाठक अभी भी क्या कविताओं में, गीतों में सिर्फ रस ढूंढ रहा है या वो सरोकार से जुड़ना चाहता है? नहीं नहीं, भारतीय पाठक भी बदला है। देखिए, समय के साथ जैसे साहित्य बदलता है तो सब चीज़ें बदलती हैं, तो भारतीय पाठक भी बदला है, भारतीय पाठक के सरोकार भी बदले हैं। और वो हमने तो ये देखा है कि रीतिकाल, भक्ति काल से होते हुए हम आधुनिक काल, छायावाद तक आए। छायावाद, वो सब फेस चेंज हुए, हर युग में पाठक मिले हैं और हर युग में नए पाठकों ने नए तरह के साहित्य को स्वीकार भी किया है। तो पाठक तो चाहता है सब कुछ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं बार बार गज़ल का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि गज़ल में भी आप उस परिवर्तन को देख रहे हैं कि गज़ल जो आज से 100 साल पहले जैसी गज़ल कही जाती थी, आज बहुत आधुनिक गज़ल कही जा रही है और वो लोगों की ज़बान पर चढ़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि पाठक अपने आप को बदलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो छंद वाली कविताएं हैं वो आधुनिक नहीं हो पा रही हैं, वो एक फॉर्मेट में सेट हो गई हैं, इसीलिए वो पीछे रह गई। इसीलिए पीछे। जैसे फॉर्मेट में सेट जो आपने कहा, मैंने कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ, कुछ कवि हैं, उनकी एक या दो कविता तो बहुत ऊंचाइयाँ छू लेती है, लेकिन नीरज जी जैसी या गोपाल जी जैसी या संतोष जी जैसी कि जो गीत, जो हर गीत ऐसा हो कि हर गीत सुना जाए, इस तरह का लेखन से हम अछूते क्यों होते जा रहे हैं? हमारे साहित्यकार उस तरफ क्यों नहीं जा पा रहे? पल्लवी जी ने उसका बहुत अच्छा उत्तर दे दिया कि पढ़ कम रहे। बिल्कुल। असल में मुझे जो मेरे उस्ताद हुआ करते थे, जो शायरी के उस्ताद होते थे, उनने मुझे कहा था कि जब आप 1 क्विंटल पढ़ लोगे तो 1 ग्राम लिखने की आप में काबिलियत आएगी। ये बात सही है। तो इन दिनों कम पढ़ा जा रहा है। जब आप कम पढ़ेंगे तो आपका जो लिखा हुआ वो उतना ही हल्का रहेगा उसमें, वो क्योंकि आपके पास कविता लिखने के लिए विचारों को तैयार होना पड़ता है, आपके विचार नहीं तैयार हो रहे। सही बात जी। मैं आपसे, जैसे सर पंकज जी ने कहा कि पढ़ा कम जा रहा है, पर लिखा तो बहुत ज्यादा ही जा रहा है। इन दिनों हम देख रहे हैं विश्व पुस्तक मेले में किताबें भरी हुई थी, काव्य, गद्य, पद्य, गीत, सब कुछ मौजूद था। फिर वो किताबें कहाँ जा रही हैं? वो किताबें कहीं नहीं जा रही हैं। सचमुच वो किताबें कहीं नहीं जा रही हैं। लेखक सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए कि उसने कुछ लिख गया, छप गया, बस उसके लिए लिख रहा है और वो छप रहा है, लेकिन उसको पाठक नहीं मिल रहे हैं। ये बात सही है जी। तो इसीलिए वो अगर 1000 किताबें छप रही हैं तो उसमें पढ़ने लायक शायद मुश्किल से 10 या 20 किताबें निकलती हैं। और वो जो किताबें हैं, मुझे लगता है कि वो किताबें लिखी भी इसलिए जा रही हैं, वो आत्मसंतुष्टि के लिए लिखी जा रही हैं। वो आत्मसंतुष्टि एक लेखक या एक बड़ी किताब वही होती है जिसको लिखने के बाद लेखक उसे भूल जाता है, क्योंकि वो पाठक की हो जाती है। हमारा लेखक उसको भूल नहीं पाता है, वो उसके साथ चिपका रहता है। ये एक बड़ी दिक्कत है जी। मैं आपसे फिर से, मतलब क्योंकि मेरा मन था ये, आप फिर से क्या वो गजल सुनाना चाहेंगे? अभी तो इश्क में हो, अच्छा, क्योंकि पाठकों तक, वो दर्शकों तक वो कविता पहुंचे, गजल पहुंचे। वो तो याद ही होगी आपको। नहीं, याद तो है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि फिर भी आपसे भी मैं कविता और सुनना चाहूँगा। हाँ, ये मेरी बहुत एक पॉपुलर सी गज़ल है, लेकिन मैं सुनाता हूँ उसको। कुछ नई तरह की गज़ल है। कभी फिर लौट कर इस इश्क के किस्से तलाशेंगे, कभी फिर लौट कर इस इश्क के किस्से तलाशेंगे, पुराने पानियों में चांद के टुकड़े तलाशेंगे। वाह, क्या बात। और नहीं अब जिंदगी भर दूसरा कुछ काम करना है, नहीं अब जिंदगी भर दूसरा कुछ काम करना है, वो जब मिल जाएगा तो उसको ही फिर से तलाशेंगे। वाह वाह। और तुम्हारे लम्स भी शायद हों इस यादों की गुल्लक में, तुम्हारे लम्स भी शायद हों इस यादों की गुल्लक में, कभी तोड़ेंगे इसको और वो सिक्के तलाशेंगे। वाह। और एक शेर यूं कहा इसमें
कि मिलेगा सिर्फ सन्नाटा किसी शहरे खामोशा का, मिलेगा सिर्फ सन्नाटा किसी शहरे खामोशा का, हमारे बाद जब घर में हमें बच्चे तलाशेंगे। आहा, क्या बात, क्या बात। कभी फिर लौट कर इस इश्क के किस्से तलाशेंगे, पुराने पानियों में चांद के टुकड़े तलाशेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। एक कविता आपसे भी सुनना चाहूँगा, इसी संग्रह की हो तो बहुत इसी अच्छा। संग्रह से सुना जी। देती हूँ। ये एक कविता है, रोलो पुरुषो। हम्म, बड़ा कमज़ोर होता है बुक्का फाड़कर रोता हुआ आदमी, मजबूत आदमी बड़ी ईर्ष्या रखते हैं इस कमज़ोर आदमी से। सुनो लड़की, किसी पुरुष को बेहद चाहती हो तो एक काम ज़रूर करना, उसे अपने सामने फूट फूट कर रो सकने की सहजता देना। क्या बात। दुनिया वालों, दो लोगों को कभी मत टोकना, एक दुनिया के सामने दोहरी होकर हंसती हुई स्त्री को, दूसरा बिलक बिलक कर रोते हुए आदमी को। ये उस सहजता के दुर्लभ दृश्य हैं जिसका कि दम घोंट दिया गया है। ओ मेरे पुरुष मित्र, याद है जब जन्म के बाद नहीं रोए थे तो नर्स ने जबरन रुलाया था यह कहते हुए, रोना बहुत ज़रूरी है इसके जीने के लिए। बड़े होकर ये बात भूल कैसे गए दोस्त। क्या बात। रो लो पुरुषों, जी भर कर रो लो, ताकि तुम जान सको कि छाती पर से पत्थर का हटना क्या होता है। क्या बात। ओ मेरे प्रेम, आखिर में अगर कुछ याद रह जाएगा तो वह तुम्हारी बाहों में मचलती पेशियों की मछलियाँ नहीं होंगी, वह तुम्हारी आँख में छलछलाया एक कतरा समंदर होगा। ओ पुरुष, स्त्री जब बिखरे तो उसे फूलों सा सहेज लेना। ओ पुरुष, स्त्री जब बिखरे तो उसे फूलों सा सहेज लेना। ओ स्त्री, पुरुष को टूटकर बिखरने के लिए थोड़ी सी ज़मीन देना। क्या बात। पुरुष को टूटकर बिखरने के लिए थोड़ी सी ज़मीन देना। क्या बात। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया, आप दोनों का कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।